गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी संवादात्मक अंग्रेजी भाषाई शिक्षण विधि के बारे में, या इसको अप्रोच बोल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के अंदर जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, आपको पता है कम्युनिकेटिव का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, ठीक है, कम्युनिकेशन करने वाली, संवाद करने वाली भाषा, ठीक है। तो उसके बारे में CLT इसका शॉर्ट नेम है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं लिखा होता, CLT लिखा होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक यहाँ भी पुट हो जाता है कि CLT की फुल फॉर्म है क्या। तो CLT जो है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संवादात्मक भाषाई शिक्षण। ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ये किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, या अदर जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती है उनकी हो सकती है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिन की बात करेंगे, ये कहाँ आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ। तो CLT रोज टू prominence in 1970 and early 1980 as a result of many developments in Europe and United States। यानी CLT है जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है ये 1970 और 80 के शुरू के अंदर बहुत सारे जब विकासात्मक कार्य हो रहे थे यूरोप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तब वहाँ पे ये इसका जन्म हुआ। इन यूरोप देयर वाज एन increased demand for language learning due to large scale European माइग्रेशन ड्यू टू द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट। यानी इसके अंदर जब यूरोप के अंदर बहुत सारे विकासात्मक कार्य हो रहे थे उस टाइम इसका एक लार्ज स्केल पे डिमांड की गई कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है वो सभी को आनी चाहिए, ताकि ढंग से जो वहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ संवाद कर पाए। क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूरोप हैं वहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे की कंट्री में आ रहे थे, तो उस टाइम माइग्रेशन हो रहा था उनका। तो उस टाइम बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट, और जो यूरोप का कॉमन मार्केट था उसके अंदर इसका बिगनिंग हुई, इसका जन्म हुआ। ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल नीडेड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर वर्क और फॉर पर्सनल रीजन्स। यानी जो एक बड़ा लार्ज पॉपुलेशन था, एक बड़ी जनसंख्या, एक जनसंख्या का बड़ा भाग जो है, और या फिर बड़ा भाग लोगों का एक बड़ा भाग जो है वो उनको आवश्यकता थी, किस चीज़ की आवश्यकता थी, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने की, ताकि वो अपने कार्य जो है वो आसानी से कर पाए, अपने जो पर्सनल काम है वो अच्छे से कर पाए। क्योंकि अगर हमें भाषा आएगी तो ही हम अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएंगे। द डेवलपमेंट ऑफ CLT वाज आल्सो हेल्प्ड बाय न्यू एकेडमिक आइडियाज़ इन ब्रिटेन। और CLT के डेवलपमेंट के साथ ही नए नए आइडिया भी ब्रिटेन के अंदर आए जिन्होंने CLT की हेल्प की। लिंग्विस्टिक्स thought that the structural theories of language prevalent at that time were not efficient. Noam Chomsky had shown that the structural theories of language could not explain the creativity and variety evident in real communication। ठीक है, नोम चोमस्की भाषाई सिद्धांत के प्रवर्तक जिन्होंने LAD की संकल्पना दी थी, हम सब जानते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रक्चरल थ्योरीज होती है ना वो कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाती। आप खुद सोच लीजिए, हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, बहुत बड़ा पार्ट ग्रामर का कवर करते हैं, क्या वो कम्युनिकेशन में काम आता है? कभी नहीं आता। और हम यहाँ तक कि हम उसको कवर करते करते पीछे वाला सारा भूल भी जाते हैं। तो कम्युनिकेशन करते टाइम वो कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता, ठीक है। तो नोम चोमस्की ने ये सिद्ध भी कर दिया था कि ज़्यादा कुछ क्रिएटिव ये नहीं कर पाता। ब्रिटिश लिंग्विस्टिक्स Christopher Candlin and Henry Vidovson thought that a focus on structure was also not helping language students। और जो क्रिस्टोफर कैंडलिन और हेनरी विडोवसन था, इन्होंने भी ये कहा कि जो लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं, जो भाषा को पढ़ते हैं, वो वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए स्ट्रक्चर्स काम नहीं आते, ठीक है। They saw a need for students to develop communicative skill and functional competence in addition to mastering language structures। यानी they saw a need
उनके अंदर एक आवश्यकता देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप अपनी कम्युनिकेटिव स्किल को डेवलप करने के लिए फंक्शनल कॉम्पिटेंस इन एडिशन टू मास्टरिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। यानी अगर स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं तो उससे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी मास्टरिंग होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स पे, फिर ही वो फंक्शनल कॉम्पिटेंस के जरिए कम्युनिकेटिव के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है एक दो शुरू में जब पढ़ाते हैं तो वैसा लगता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम याद कर लेंगे, पर जैसे जैसे टाइम निकलता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं, तब हम उन पीछे वाले स्ट्रक्चर्स को भूलते हुए जाते हैं। Thus, Chomsky advocated in favor of linguistic competence of an ideal native speaker. That is, a native speaker should be able to express his ideas in grammatically correct language and in fluent way. Chomsky advocated in favor of linguistic competence of an ideal native speaker. यानी जो चोमस्की थे, जो नॉन चोमस्की थे, उन्होंने बताया कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं ना, मतलब वो उनकी जो भाषा होती है, उनका जो बोलने का तरीका होता है, संवाद करने का तरीका होता है, उसको आदर्श रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, दैट इज ए नेटिव स्पीकर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन ए ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज एंड इन ए फ्लुएंट वे। जो नेटिव स्पीकर होता है, जो भाषा जिस बंदे की वो भाषा जन्म की होती है, मतलब उसका जन्म से ही उसको माहौल मिला हुआ होता है, उसकी मदर टंग होती है वो, यानी जन्म से लेके जब तक वो बड़ा होता है तब तक उस भाषा का जो भाषा उसे सीखनी है, उसका जब उसको प्राकृतिक एनवायरनमेंट मिलता है तो वो आराम से उस भाषा को उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उसके अंदर फिट हो जाता है, उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, उस भाषा को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और जिस भाषा को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती और जन्म से ही हमें उसका माहौल मिलता है, तो हम उस भाषा के ज़रिए अपने विचारों को बहुत अच्छे से दूसरे इंसान तक फ्लुएंटली तरीके से, ठीक है, तेज़ी से हम अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब था कि देखिए, हमारी कोई क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हिंदी है, हिंदी लगा लो, या आप अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप मारवाड़ी बोलते होंगे, मेवाती बोलते होंगे, बागड़ी बोलते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपकी बोलियां हैं, या फिर जो जैसे हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जैसे राजस्थान की गए तो मारवाड़ी जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मारवाड़ी के अंदर लिखा भी जाता है, आपको पता है, कहानियाँ, नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो इस तरीके की भाषाएं होती हैं, वो क्या हमें सीखने की ज़रूरत होती है? नहीं होती, ठीक है। हिंदी सीखने की, हाँ, हमें शुरुआती दौर में जब हमें अल्फ़ाबेट सिखाए थे हिंदी सीखने के, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बोलने वाली हिंदी क्या हमें सीखने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। अगर हम बच्चे का जन्म होता है, जब वो बोलना सीखता है, उससे पहले ही आजकल जैसे हर माता पिता करते हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को जन्म के बाद हिंदी या इंग्लिश 2 ही भाषाओं के अंदर फैमिलियर करते हैं और उसे एक ऐसा माहौल देते हैं कि वो उस भाषा के साथ इतना फैमिलियर हो जाए कि उसे बड़े होने पर उस भाषा में कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना आए, जैसे कि हमें आती है। तो ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि अगर किसी बच्चे को जन्म से ही इस भाषा का, जो भाषा उसे हम सिखाना चाहते हैं, उसका माहौल देते हैं, तो वो उसमें इतना फ्लुएंट हो जाता है कि उसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। In the United States, the linguist Del Hines developed the concept of communicative competence. जो डेल हाइन्स थी वो एक भाषाविद थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात की, ठीक है, जो शिक्षण की विधियां हैं उनके बारे में बात की। अकॉर्डिंग टू हिज, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स दैट द स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज इन एडिशन टू हैविंग मास्टरी ओवर द structural elements of a language must also be able to use those structural elements appropriately in different social situations। यानी उन जो भाषा की जो विधियां थी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थे, उनका मतलब था कि जो स्पीकर्स है, जो बोलने वाले हैं, वो उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर इतनी कमांड बना ले कि वो बोलते टाइम उन स्ट्रक्चर्स का अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है। जो उनके सामाजिक परिवेश है उसके अंदर वो उन स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर पाए। This is clearly summed up by Del Hines' statement, there are rules of use without which the rules of grammar would be useless। यानी there are rules of use without which the rules of grammar would be useless। यहाँ पे क्या है कि जो रूल्स होते हैं ना, जब तक हम उनको यूज़ नहीं करते ना, तब तक वो हमारे लिए यूजलेस होते हैं, ठीक है। ये डेल हाइन्स का कथन है। जैसे कि
आप मैथ का कोई रूल सीख लिया आपने, ठीक है, आपने सीख लिया, उसको रट लिया, आपने 10 बार लिख के देखा, वो रूल आपको याद हो गया, वो फॉर्मूला आपको याद हो गया। जब तक आप उसको सवालों में यूज़ नहीं करोगे, क्या आप उसको कैरी कर पाओगे? और कैरी कर भी पाओगे तो कितने टाइम तक? नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक। इसीलिए कोई भी रूल सीखने के बाद जब तक हम उस रूल का यूज़ नहीं करते तब तक वो हमारे लिए यूज़लेस होता है। आप नरेशन सीखते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखते हैं, जब तक आप उन रूल्स का, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर रूल्स होते हैं, नरेशन के अंदर रूल्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उनके बीच कंजक्शन लगती हैं, ठीक है। तो जब आप उनका यूज़ ही नहीं करते, आप रूल को लिख रहे हो कॉपी पे, उनको रट रहे हो, बार बार रट रहे हो, डेली देख रहे हो, जब तक आप उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप क्वेश्चंस के जरिए उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक क्या आप उसको याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसको एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए डेल हाइम्स ने बोला है कि जो रूल्स होते हैं ना, जब उनका यूज़ नहीं करते तो वो यूज़लेस हो जाते हैं। ही सेड लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय यूज़ नॉट बाय यूजेस, यानी इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज होती है ना वो यूज़ करने के बाद हमें आती है, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे तो वो हम उसे भूल जाएंगे। द वे इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन ए लैंग्वेज, यानी यूसेज का मतलब होता है कि अगर हमने वोकेबलरी बना ली, हमारे पास बहुत सारी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, हमारे पास हमारा जो वोकेबलरी है हमारी बहुत बड़ी है, हमें अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान है, उनके मीनिंग्स पता है। अगर उन शब्दों को हम बोलते टाइम यूज़ नहीं कर रहे तो क्या वो शब्द काम के हैं? नहीं काम के। आपको इंग्लिश के बहुत सारे शब्द आते हैं, आप हिंदी बोल रहे हो, अगर बीच बीच में उन इंग्लिश के वर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो आपके क्या काम आएंगे? कुछ काम नहीं आएंगे। क्या कोई भी इंसान आपके दिमाग को खंगाल के देखेगा कि आपके दिमाग में कितने वर्ड्स हैं? कोई नहीं देखेगा। क्या आपकी मेमोरी को देखा जाएगा? कोई नहीं देखेगा। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप कितने प्रकार के वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, वही आपके संप्रेषण की शक्ति को दर्शाता है कि आप कितना अच्छा संवाद कर सकते हैं, आपकी भाषा पे कितनी पकड़ है। उसके बाद डेफिनेशन। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, इसके डेफिनेशन क्या है? Communicative language teaching is an approach that focuses on all the components of the communicative competence of learner। जो communicative language teaching है, इसके अंदर ये एक ऐसी अप्रोच है जो फोकस करती है, जो दबाव बनाती है, जो ध्यान देती है किस पे? all the components, सारे प्रकार के घटक। कंपोनेंट्स होते हैं घटक, ठीक है। उन घटकों पे जो हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो भाषा की विधियाँ होती है उनमें जो यूज़ करते हैं ना कंपोनेंट्स, उन पे ध्यान देती है। कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर, जो लर्नर होता है ना, सीखने वाला, उस पर ध्यान देती है। इट एम्फोसिस ऑन द स्टूडेंट्स यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इन द क्लासरूम मोर देन देयर पोजेसिंग मेयर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। ये कह रहा है कि इट एम्फोसिस, ये दबाव बनाती है, ऑन द स्टूडेंट्स पर, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम में वो भाषा को यूज़ करे, इस बात पे ये ध्यान देती है कि हर एक स्टूडेंट जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को अपने क्लासरूम में यूज़ करे। और भाषा की नॉलेज उसे तभी आएगी जब वो बार बार अपने टीचर के साथ, अपने जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर वो अगर यूज़ करे तो ही उसे भाषा का अच्छे से ज्ञान हो पाता है। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्टूडेंट्स यूज़ द लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है ना, इसके अंदर जो बच्चा सीखता है वो कैसे सीखता है? कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ से। मतलब वो भाषा को यूज़ करता है, भाषा को बोलचाल में प्रयोग करता है, संवाद करता है, उसके जरिए वो नई नई एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रोल प्लेज हो गए, ठीक है, गैसिंग गेम्स हो गए, इन्फॉर्मेशन गैप हो गया, ग्रुप वर्क हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो गया। इस तरह के जो भाषा संबंधी खेल होते हैं जो टीचर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होता है। जैसे डिबेट करवा दिया, ठीक है, और आपको बोल दिया कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसी के अंदर आपको डिबेट करना है, तो क्या आपकी लैंग्वेज जो है कवर नहीं होगी? हाँ होगी। आपको अच्छे से उस पर कमांड हो जाएगी जब आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है। It is the ability to say or write something which is grammatically appropriate, fluent, socially acceptable। इसके अंदर एक गेम ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बोलें फिर उसको लिखें, और जो लिखें वो फ्लुएंट होना चाहिए और सोशली, जो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट
हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड व्हाट इज़ द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इट इज़ बेस्ड, ये बेस्ड है किस पे बेस्ड है ये कंसेप्ट, हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का उद्देश्यपरक काम क्या है, उद्देश्यपरक कार्य क्या है। ठीक है, इस बेस पे उसको सीखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, जो CLT है, उसके सिद्धांत क्या है, उसको किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से हम खुद लागू कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, द रोल ऑफ द टीचर इज़ ए फैसिलिटेटर रोल इन CLT। जो टीचर होता है वो केवल एक मार्गदर्शक होता है। ठीक है, वो बच्चे को मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है किस तरीके से वो लैंग्वेज को यूज़ करे। ही इज़ ए मैनेजर ऑफ द क्लासरूम एंड इज़ द वन हु क्रिएट्स सिचुएशन दैट आर लाइकली टू प्रमोट कम्युनिकेशन। यानी वो एक ऐसा मैनेजर होता है क्लासरूम के अंदर, वो नई नई सिचुएशन क्रिएट करता है, वो बच्चे को माहौल देता है कि बच्चा कम्युनिकेट करे टारगेट लैंग्वेज के अंदर। ही इज़ एडवाइज़र, वो एडवाइस देने वाला होता है। आंसर देने वाला होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर देने वाला होता है। एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, और फिर जो बच्चे होते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं और उसको मॉनिटर करने वाला होता है, उनको जांचने वाला होता है। ठीक है, CLT thus becomes a learner centered approach। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आप समझ गए होंगे कि टीचर का रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है, एक मैनेजर का होता है। सारा काम करते कौन है, बच्चे करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, सेंटर्ड अप्रोच, ये मतलब बच्चों के लिए है। ठीक है, बालक केंद्रण विधि है, लर्नर सेंटर्ड है ये, सिर्फ इसके अंदर बच्चा ही सब कुछ होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। द लर्नर्स गेट एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया के अंदर जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, वो पूरा एक्टिव रहता है। द स्टूडेंट्स मदर टंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल इन दिस अप्रोच, यानी स्टूडेंट जो होता है उसकी मदर टंग का ज़्यादा इसके अंदर रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि नए नए गेम्स बच्चे को करवाए जाते हैं। गेम्स के अंदर बच्चे क्या है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, तो उन्हें वही भाषा जो टारगेट है, जो उन्हें सिखानी है, उसी भाषा के लिए तैयार किया जाता है, उसी भाषा में वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। तो मदर टंग का इसमें कोई रोल नहीं होता। इट इज़ द एबिलिटी टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी जो होता है, इट इज़ द एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी है टू नो, जानने की, क्या, द राइट थिंग, सही वस्तु, एट द राइट टाइम, सही समय पे। यानी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है इसके अंदर बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो किस समय क्या बोले, उसे किस सिचुएशन में कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से उसे अपनी बात को दूसरे बंदे तक पहुंचाना है। इट इज़ द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है टू से और राइट समथिंग, कुछ कहने का और लिखने का, विच इज़ ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट, जो ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, एंड सोशली एक्सेप्टेबल, सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो जो आपका समाज जो है, आपके आसपास का माहौल जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे आपके पास वोकेबलरी है, लेकिन वो वोकेबलरी जो होती है किसी अलग प्रोफेशन के लिए हो सकती है। जैसे आप टीचर हो, आपको क्लास में बच्चे को कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखानी है, कम्युनिकेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम आए वो लैंग्वेज आपको बच्चे को सिखानी है। लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप किसी कंपनी के बारे में बताने लग जाओ, ठीक है, किसी शिप के बारे में बताने लग जाओ, ठीक है, तो क्या वो किसी मशीन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताने लग जाओ, क्या वो उसके कम्युनिकेशन में काम आएगा? नहीं आएगा। जैसे मैं आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊं बोलने के जरिए, ठीक है, बोलने के लिए मतलब आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिखाऊं जिसको आप फ्लुएंटली बोल पाओ, अपनी बात रख पाओ, आप सामने वाले से बातचीत कर पाओ इंग्लिश में, ऐसी इंग्लिश अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ और
उस इंग्लिश को सिखाते समय मैं आपको जो आपके घरेलू कार्य के अंदर है, जो दैनिक दिनचर्या के अंदर वोकेबलरी काम आती है, वो तो सिखाऊं ही ना, और उसकी जगह क्या करूं, मैं अलग अलग मशीनों के पार्ट्स के बारे में बताने लग जाऊं, उनके इंग्लिश में नाम बताने लग जाऊं, ठीक है। अदर कंट्रीज़ है उनके नाम बताने लग जाऊं, कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है उनके बारे में बताने लग जाऊं, तो क्या वो काम आएगा? नहीं आएगा। तो ये एक एबिलिटी होती है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है, ये एक एबिलिटी होती है कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। It advocates to provide maximum opportunities to the learner for communicative interaction। यानी एक ये जो है ना, ये मेथड जो है बच्चे को, जो लर्नर है, सीखने वाला है, अधिगम करता है, उसको बहुत सारे मौके देता है बात करने के, ठीक है। तभी बच्चा क्या है, पकड़ बना पाता है अपनी इंग्लिश बोलने पर। इट एडवोकेट्स दैट द लर्नर शुड बी इनकरेज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसके अंदर जो है बच्चा जो होता है ना, पूरी तरीके से शामिल रहता है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। बच्चे को सेंटर माना जाता है इसके अंदर, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। एरर्स आर टॉलरेटेड एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंदर एरर्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको एक प्राकृतिक चीज़ समझा जाता है कि सीखने के, अगर सीखेंगे तो गलतियां तो होंगी, इस तरीके से उनको देखा जाता है, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। It is based on the concept how language is used and what is the functional utility of language। इसके अंदर जो है भाषा की उपयोगिता क्या है, या भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है इस अप्रोच के अंदर। इट इज़ ए पीपल सेंटर्ड अप्रोच, एक बालक केंद्रण विधि है। द टीचर्स रोल इज़ लिमिटेड इन दिस अप्रोच। टीचर का जो रोल होता है ना, वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा इसके अंदर टीचर का कोई रोल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू विलियम लिटिलवुड है, उन्होंने कुछ बोला है, द CLT पेज सिस्टमेटिक अटेंशन टू फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जो CLT है ना, विलियम लिटिलवुड कहते हैं कि जो CLT है, पेज सिस्टमेटिक अटेंशन, CLT एक सिस्टमेटिक अटेंशन पेज करती है, एक उद्देश्यपूर्वक संरचनात्मक पहलुओं के बारे में ये जिक्र करती है, सुव्यवस्थित होती है, क्रम में होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, क्रम में होती है ये, ठीक है, सुव्यवस्थित होती है। ये ऐसे नहीं है कि आप कभी कुछ बता रहे हो बच्चे को, कभी कुछ, एक पूरी फंक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल होती है। फिर आता है ऑडियो लिंग्वल मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर डिफरेंस। ऑडियो लिंग्वल मेथड के बाद सबसे लास्ट में हमें इस मेथड का जिक्र किया था, और कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में अब जिक्र कर लिया, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑडियोलिंगुअल मेथड एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग। ये जो है ना, स्ट्रक्चर और फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देता है, मीनिंग पे इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन कम्युनिकेटिव के अंदर क्या है, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपने कुछ बोला आपने एक सेंटेंस बोला जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए, लेकिन सामने वाले को उसका मतलब समझ में आ गया, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर वो सही माना जाएगा, लेकिन ऑडियोलिंगुअल में वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडियोलिंगुअल मेथड जो है पूरी स्ट्रक्चर देखेगा कि इसने सब्जेक्ट यूज़ किया है या नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब की है या नहीं की, मेन वर्ब की है या नहीं की, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाया है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बात समझने तक मतलब होता है, भी समझ आ गई बस ठीक है। मेमोराइजिंग डायलॉग्स दैट आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स इज इनकरेज्ड एंड डिमांडेड। यहाँ पे जो है ना, मेमोराइजिंग, उनको डायलॉग्स जो होते हैं ना, उनको रटवाया जाता है, बच्चे को दिमाग में बिठाया जाता है स्ट्रक्चर्स को, डायलॉग्स को। नो सच डिमांड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स दैट सेंटर अराउंड फंक्शंस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बच्चे को है ना, बोलने के जितनी वो बोल सकता है उतनी भाषा उसको सिखा दी जाती है, जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अंदर किसी प्रकार का रटना नहीं होता। लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड। इसके अंदर जो है लैंग्वेज आइटम जो होते हैं ना वो
नोट कॉन्सेप्टुअलाइज मतलब विचार सिद्धांत इन चीज़ों पे वो आधारित नहीं होते। इस लैंग्वेज के जो आइटम होते हैं बस स्ट्रक्चर्स होती हैं, किसी प्रकार का वाक्य विचार सिद्धांत इन चीज़ों पे तर्क पे आधारित नहीं होते। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज ए बेसिक पैरामाइज कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है इसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब किसी तक अपनी बात पहुंचाते हो, भले ही आप शब्दों का थोड़ा उलट फेर कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप अपनी बात दूसरे तक समझा देते हो, तो वहाँ पे आपने कौन सा वाक्य किया, वाक्य की स्ट्रक्चर्स मैटर नहीं करती, वाक्य आप यूज़ कर रहे हो, आपका विचार क्या है, ठीक है, आपने आपका तर्क क्या है, वो इसके अंदर बहुत मैटर करता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर मैटर नहीं करता। जैसे वाक्य है कि यह टेबल मेरा है या फिर यह मेज मेरा है, तो इसके जरिए ये स्ट्रक्चर देखी जाए कि यह मेज मेरा है, ये स्ट्रक्चर सही है। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं इसको कि यह मेरा मेज है, तो इसकी दृष्टि से ये सही होगा कि सामने वाले को समझ आ गया कि यह मेज मेरा है, ठीक है, और मैंने बोल दिया यह मेरा मेज है, ठीक है। अगर सामने वाले को समझ आ गया तो इसके जरिए तो वो वाक्य सही होगा, लेकिन इसके जरिए वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखी जाती है, विचार सिद्धांत नहीं देखे जाते, यहाँ पे विचार सिद्धांत तर्क देखे जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग स्ट्रक्चर्स वर्ड्स एंड साउंड्स। यहाँ पे जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो भाषा सीखने का तरीका है, वो कैसे देखा जाता है, स्ट्रक्चर्स के जरिए, वर्ड्स के जरिए, साउंड्स के जरिए। और यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग इज व्यूड एज लर्निंग टू कम्युनिकेट। यहाँ पे जो लर्निंग होती है, जो लैंग्वेज की लर्निंग होती है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, वो कम्युनिकेट के जरिए, बातचीत के जरिए सीखा जाता है। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज सोट। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे मास्टरी को देखा जा सकता है, मतलब स्ट्रक्चर्स पे पूरी कमांड देखी जाती है। यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्ट्रेस्ड। यहाँ पे कौन सी चीज़ का दबाव रहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रभावशील जो बातचीत होती है, प्रभावी बातचीत, आपके शब्द कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, वो चीज़ देखी जाती है। ड्रिलिंग इज टेकन एज प्राइम टेक्निक। यहाँ पे ड्रिलिंग का मतलब होता है आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ होती है इसके अंदर। क्योंकि स्ट्रक्चर्स को रटना है तो प्रयास तो, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ड्रिलिंग में अकर बट प्रीफेरली। यहाँ पे जो ड्रिल है ना, वो इस तरीके से गोलाकार में यूज़ होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बार बार यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे गोलाकार यूज़ होती है, ठीक है। मतलब कभी आप कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी आप अभ्यास कर रहे हैं, कभी किसी के साथ बोल रहे हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है, सीक्वेंस चलता रहता है। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो नेटिव स्पीकर होता है ना, लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। यहाँ पे नेटिव स्पीकर जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर्स को, प्रोनाउंसिएशन को मतलब जैसे जिसकी मदर टंग है, तो मदर टंग के जो स्ट्रक्चर्स बनाएगा उसका प्रोनाउंसिएशन वही बंदा कर पाएगा जिसकी जो भाषा है वो मदर टंग, जिस भाषा को बोला जा रहा है, अगर उस बंदे को जन्म से परिवेश में वो भाषा मिली है ना, तो ही उसका वो ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। कंप्रीहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, नॉट मच एम्फोसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ऑडियोलिंगुअल में क्या होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आपकी नेटिव लैंग्वेज थी, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो अगर ऑडियोलिंगुअल मेथड की बात करें तो इसके अंदर आप इंग्लिश जब बोलोगे तो सामने वाले को लगना चाहिए कि इंग्लिश आपकी मदर टंग है, इंग्लिश आपको विरासत में मिली है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अगर गलत भी हो जाता है तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इस ऊपर मैंने आपको बताया था कि गलतियाँ जो होती हैं ना, उन पे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड। इसके अंदर जो होता है ग्रामेटिकल जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको अवॉइड किया जाता है। इसके अंदर एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर्स इज एक्सेप्टेड। यहाँ पे जो होता है ना, मतलब जो लर्नर होता है वो कुछ भी यूज़ करे, अगर ग्रामर को यूज़ कर रहा है, किसी भी, वो सीखने के लिए जिस तरीके से जो भी यूज़ करता है ना, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। द यूज़ ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज़ फॉरबिडन। इसके अंदर नेटिव लैंग्वेज को बहुत ही फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया जाता है, ठीक है, मना करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। नेटिव लैंग्वेज को इसमें यूज़ नहीं करने दिया जाता। जुडिशियस यूज़ ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। इसमें थोड़ा बहुत नेटिव लैंग्वेज का यूज़ हो सकता है, ठीक है। रीडिंग इज राइटिंग आर
डिफेस्ड टिल स्पीच इज मास्टर्ड। इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग जो होती है ना उस पर ध्यान नहीं रहता जब ऑडियोलिंगुअल, इसके अंदर ज़्यादा स्पीच पे ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन इज गोल। इसके अंदर जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, जो बोलचाल की भाषा होती है ना उसको सीखा जाता है। इसके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटिशन इज गोल। इसके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता है भाषा सीखना, यहाँ पे भाषा को सीखना मतलब होता है, और यहाँ पे बोलचाल सीखना। दोनों में फर्क है। बोलचाल भी भाषा में ही होगा, लेकिन भाषा एक बहुत बड़ा पार्ट होती है, लेकिन बोलचाल हम थोड़े से शब्दों में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द गोल, एम्फोसिस ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। यहाँ पे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो लिंगुअल लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोलचाल की भाषा पे जोर रहता है और यहाँ पे पूरी भाषा सिखाई जाती है। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड एंड एज लैंग्वेज इज हैबिट एरर्स मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। इसमें गलतियों को पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, मना किया जाता है। गलती तो करनी ही नहीं है। अगर गलती हो जाती है स्ट्रक्चर्स में उसको जल्दी से जल्दी सही करवाया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर गलत हो जाती है तो उसका मीनिंग भी गलत निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, एरर आर टॉलरेटेड एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे एरर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। थोड़ी बहुत अगर हम बोलते टाइम गलती कर भी देते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। द टीचर कंट्रोल्स द लर्नर्स, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे जो टीचर होता है ना वो लर्नर्स को कंट्रोल करता है, तो ये टीचर सेंटर्ड है। और यहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। एक्यूरेसी इज़ द प्राइमरी गोल। इसमें एक्यूरेसी का मतलब होता है गलतियाँ नहीं करनी। जो भी लिखोगे आप सही लिखोगे, जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे सही बनाओगे, ठीक है। इसमें फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी गोल। यहाँ पे फ्लुएंसी होनी चाहिए कि आप कितना तेज़ी से बोल रहे हो। यहाँ पे आप सही कितना कह रहे हो, सही कितना लिख रहे हो, सही कितना बोल रहे हो, यहाँ पे तेजी से कितना बोल रहे हो, ठीक है। गलती हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन फ्लुएंसी होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए आपकी भाषा में। आप अटक अटक के बोल रहे हो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। स्टूडेंट इंटरेक्शन। इसके अंदर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड। इसके अंदर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है ना वो बहुत ही कम होता है। फोरम ऑफ अटेंडेंस इज एम्फासिज्ड। इसके अंदर स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अदर पीपल के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। कंटेंट ऑफ द अटेंडेंस इज एम्फासिस। जो कंटेंट होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा दबाव रहता है, और स्टूडेंट्स अलग अलग इंसानों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और अपनी भाषा में फ्लुएंसी लाते हैं। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच दोनों ही भाषा सिखाने के लिए अप्रोच है। दोनों अप्रोच और मेथड जो है भाषा सिखाने के लिए है, लेकिन ऑडियोलिंगुअल मेथड जो होता है ना ये बोलचाल की भाषा नहीं सिखाता, लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है ना बोलचाल की भाषा पे दबाव देती है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर हम ज्ञान लेने की दृष्टि से भाषा को पढ़ रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर्स, ग्रामर सब याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन के लिए, कोलिक्वल के लिए, बोलचाल के लिए भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर बस फ्लुएंसी होनी चाहिए। गलतियाँ होती हैं, आपने अंग्रेज़ों को देखा होगा, वो हेल्पिंग वर्ब्स जैसी कोई भी चीज़ बीच में यूज़ नहीं करते, लेकिन अपन जब बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इज़, दैट, इस तरीके के वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम ऑडियोलिंगुअल मेथड के जरिए पढ़ते हैं, हमें पूरी ग्रामर रटवाई जाती है, स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते हैं, फिर उन स्ट्रक्चर्स के जरिए हम थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को जो इंग्लिश होती है वो उनके परिवेश से मिलती है, तो वो कम्युनिकेटिव तरीके की इंग्लिश होती है, तो उसमें इस तरीके की गलतियों पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आज ये CLT कवर हो गया है। कल नेक्स्ट इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी बात कर लेंगे, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।